कल्पना कीजिए कि आप एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली एक फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। आप यहाँ देखते हैं कि एक सेंट्रल यूनिट है जो ड्रिंक के लिक्विड बेस का निर्माण करती है और फिर ड्रिंक को विभिन्न बैचों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर इनमें से प्रत्येक बैच में अलग अलग फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव इत्यादि मिलाए जाते हैं और फिर एनर्जी ड्रिंक को इस तरह के डिब्बों या कैन में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इन डिब्बों पर लेबल चिपकाए जाते हैं और फिर इन्हें कार्टन बॉक्स में पैक करके बिक्री के लिए दुकानों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से हम उन्हें खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ। एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी अंतःझिल्लिका तंत्र से क्या संबंध है? तो इसका कारण यह है कि इससे मिलती जुलती प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं के अंदर भी होती है। अंतर केवल यह है कि कोशिकाएं एनर्जी ड्रिंक नहीं बनाती हैं, बल्कि वे प्रोटीन, लिपिड और अन्य पदार्थों को बनाती हैं। तो इसे आसानी से समझाने के लिए मैंने यहाँ एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का उदाहरण लिया है। अब यह एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होता है? तो यह वह तंत्र होता है जो कोशिका के भीतर प्रोटीन और लिपिड्स का उत्पादन करता है। कोशिका के भीतर मौजूद विभिन्न अंगक आपस में जुड़कर इस तंत्र का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग अंगक होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन अंतःझिल्लिका तंत्र में वे अंगक शामिल होते हैं जो किसी तरह से आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर कार्य करते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगक एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हो सकते हैं या फिर पुटिकाओं की मदद से एक दूसरे से कार्यात्मक रूप से भी जुड़े हो सकते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और वैक्यूल यानी रसधानी आते हैं। इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में समझेंगे और गोल्जी काय, लाइसोसोम और वैक्यूल या रसधानियों के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले केंद्रक की बात करते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, हमें तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझना है, फिर मैं केंद्रक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? तो इसका कारण यह है कि प्रोटीन का संश्लेषण सबसे पहले केंद्रक से शुरू होता है, यानी इसका पहला चरण केंद्रक के भीतर होता है। कैसे? देखिए, केंद्रक में डीएनए होता है और डीएनए जीन्स से मिलकर बने होते हैं। ये जीन्स डीएनए के विभिन्न भाग होते हैं जो विशिष्ट प्रोटीन के लिए कूट लेखन या कोडिंग करते हैं। इसका मतलब इनमें प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक सारी सूचनाएं होती हैं। तो डीएनए से एक अणु का संश्लेषण होता है जिसे एमआरएनए कहते हैं। यह एमआरएनए अणु प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है, यानी इसमें प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक सारी जानकारी होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमें इस एमआरएनए की आवश्यकता क्यों है, यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल के रूप में हम सीधे डीएनए का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि डीएनए केंद्रक से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, जहां वास्तविक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और दूसरा, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री होती है जिसमें वे सारी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जिन्हें सुरक्षित रूप से एक साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। ऐसे में यदि डीएनए कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाता है तो वहाँ इसका विघटन हो सकता है, विरूपण हो सकता है और सारी आनुवंशिक सूचना नष्ट हो सकती है। इसलिए कोशिका इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। यही कारण है कि डीएनए प्रोटीन के निर्माण के लिए साइटोप्लाज्म में अपने संदेशवाहक, अपने मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए को भेजता है। ये एमआरएनए इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, जो केंद्रक झिल्ली पर मौजूद होते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है, इनसे होकर केंद्रक से बाहर निकलते हैं और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण झिल्ली पूरे केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है और इस केंद्रक आवरण झिल्ली को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के शुरुआती बिंदु के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह न केवल केंद्रक को ढकती है बल्कि यह एक सतत झिल्ली होती है जो केंद्रक को ढकने के बाद मुड़ी हुई नलिकाओं और थैलियों की एक श्रृंखला बनाती है,
जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। यहाँ रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क या एक प्रकार का जाल, और एंडोप्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कोशिका द्रव्य के अंदर। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़ी हुई नलिकाओं और थैलियों का एक नेटवर्क या जाल होता है, जिसे केंद्रक आवरण झिल्ली के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। अब यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो इसके कुछ भाग बहुत खुरदुरे दिखाई देते हैं, जो उनमें राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह हिस्सा जिसमें राइबोसोम होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम ही वह स्थल है जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए केंद्रक से निकलने वाला mRNA राइबोसोम के पास पहुंचता है और उसे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जिनमें राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। अब चूंकि इस भाग में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो फिर यहाँ क्या बनता है? वास्तव में यहाँ लिपिड्स का संश्लेषण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में लिपिड का संश्लेषण होता है। इस प्रकार कोशिका के भीतर जो कुछ भी संश्लेषित होता है, जो कुछ भी बनता है, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका में बनता है। यही कारण है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका की सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जा सकता है। अब चलिए समझते हैं कि जब mRNA यानी मैसेंजर आरएनए खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका में पहुंचता है तो उसका क्या होता है। तो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका में पहुंचकर mRNA राइबोसोम के पास जाता है और उसे प्रोटीन का निर्माण करने के लिए आवश्यक सारी सूचना दे देता है, और इस सूचना का उपयोग करके राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि राइबोसोम द्वारा निर्मित प्रोटीन अभी पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं होते हैं। वे केवल प्रोटीन अणुओं की एक सीधी श्रृंखला होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मोतियों की माला होती है, और इस रूप में प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन अभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर ही होते हैं। इन्हें अभी भी उस स्थान तक नहीं ले जाया गया होता है जहां इनकी वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका से बाहर निकलने से पहले इन प्रोटीन को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाए जाने की आवश्यकता होती है, और यह कार्य तब होता है जब ये प्रोटीन खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका की इन मुड़ी हुई नलिकाओं और थैलियों से होकर गुजरते हैं। इन नलिकाओं को सिस्टर्ने या कुंड कहा जाता है। जब राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन इन कुंडों से होकर गुजरते हैं तो इस दौरान वे अपने त्रिविमीय आकार में मुड़ जाते हैं। प्रोटीन का यह त्रिविमीय आकार उसके ठीक तरीके से काम करने के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनके ठीक से काम करने के लिए उनमें कुछ संशोधनों की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन में शर्करा या लिपिड के अणुओं को जोड़ना इत्यादि। यदि प्रोटीन में शर्करा का अणु जोड़ा जाता है तो ऐसे प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, और यदि प्रोटीन में लिपिड का अणु जोड़ा जाता है तो ऐसे प्रोटीन को लिपोप्रोटीन कहा जाता है। इस प्रकार जब प्रोटीन कुंडों से होकर गुजरते हैं तब वह अपने त्रिविमीय आकार में मुड़ जाते हैं, और साथ ही उनमें आवश्यकता अनुसार शर्करा, लिपिड या कोई अन्य आवश्यक अणु भी जुड़ जाता है। प्रोटीन के निर्माण का यह भाग एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री के उस भाग के समान है जहां एनर्जी ड्रिंक में अलग अलग फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव इत्यादि मिलाए जाते हैं ताकि उसे पीने योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन का निर्माण संयंत्र भी होती है और संशोधन संयंत्र भी होती है। अपने निर्माण के बाद एक बार जब प्रोटीन खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका के अंत तक पहुंच जाते हैं तब यह कुछ हद तक कार्यात्मक होते हैं, लेकिन यह अभी भी उस स्थान पर नहीं होते हैं जहां उनकी वास्तव में आवश्यकता होती है, और प्रोटीन को उनके उपयोग के स्थान तक भेजने का काम गोल्जी काय द्वारा नियंत्रित होता है। इसी तरह चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में लिपिड्स का उत्पादन होता है। हमारे शरीर में बनने वाले वैक्स या स्टेरॉयड लिपिड्स के उदाहरण हैं जिनका संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में होता है।
इन लिपिड को भी इनके उपयोग के स्थान तक भेजने की प्रक्रिया गोल्जी काय द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी अंतर्द्रव्यी जालिका में जो कुछ भी बनता है, चाहे वह प्रोटीन हो या लिपिड हो, उसे यहाँ से गोल्जी काय में जाना पड़ता है ताकि उसे उसके लक्षित उपयोग के स्थान तक भेजा जा सके। लेकिन यहाँ एक समस्या यह है कि जिस प्रकार अंतर्द्रव्यी जालिका और केंद्रक झिल्ली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार अंतर्द्रव्यी जालिका और गोल्जी काय संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसे में प्रोटीन और लिपिड गोल्जी काय तक कैसे पहुँचेंगे? तो यह कार्य वेसिकल्स यानी पुटिकाओं के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन के संशोधित होने के बाद जब वह अंतर्द्रव्यी जालिका के अंत में पहुँचते हैं, तब उन्हें इन पुटिकाओं के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये पुटिकाएं कुछ और नहीं बल्कि अंतर्द्रव्यी जालिका का निर्माण करने वाली झिल्ली का ही भाग होती हैं। उस झिल्ली की ही छोटी छोटी थैलियां होती हैं। यहाँ झिल्ली से मेरा मतलब अंतर्द्रव्यी जालिका का निर्माण करने वाली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से है। जब प्रोटीन को इन पुटिकाओं के अंदर पैक कर दिया जाता है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती हैं, तब ये पुटिकाएं अलग होकर गोल्जी काय में चली जाती हैं, जहाँ कुछ और संशोधन किए जाते हैं और अंततः प्रोटीन को उनके लक्षित उपयोग के स्थानों पर भेज दिया जाता है। अब कोशिका के कार्य के आधार पर कोशिका में खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का वितरण भी भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन इनमें से कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें कोशिका के बाहर स्रावित करने या कोशिका से बाहर भेजने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रोटीन अमाशय, आंत और ग्रंथियों की कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं। अमाशय और आंत में विभिन्न एंजाइमों का उत्पादन होता है जो मूल रूप से भोजन को पचाने के लिए आवश्यक प्रोटीन होते हैं। इसलिए इन प्रोटीनों को कोशिका से बाहर संश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथियां भी कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करती हैं। जैसे अग्नाशयी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो एक प्रोटीन हार्मोन होता है। इन हार्मोनों को भी कोशिका से बाहर संश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी कोशिकाएं जिन्हें अन्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक प्रोटीन का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, स्वाभाविक रूप से उनमें राइबोसोम की संख्या अधिक होती है और इसलिए उनमें खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका की संख्या भी अधिक होती है। इसी तरह कुछ कोशिकाएं जैसे वृषण, अंडाशय और यकृत की कोशिकाएं अधिक मात्रा में लिपिड्स या स्टेरॉयड का उत्पादन करती हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है जो एक स्टेरॉयड हार्मोन है। इसी तरह अंडाशय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं और ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है। इस प्रकार वृषण और अंडाशय की इन कोशिकाओं को अधिक मात्रा में लिपिड का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी कोशिकाओं में जिन्हें लिपिड का अधिक मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, इनमें चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की संख्या अधिक होती है। स्पष्ट है कि इनमें राइबोसोम नहीं होंगे। अब ये कोशिकाएं प्रोटीन और लिपिड्स का स्राव कैसे करती हैं, यह हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे।